गुड मॉर्निंग क्लास। चलो ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे थे भारत के इतिहास पढ़ रहे थे, और भारत के इतिहास में जो आज पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, वैदिक काल के बाद महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल का ये हमारा पहला वीडियो है। इस समय क्या होता है महाजनपद काल में, जो भारत का, जिसको द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है या दूसरी नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस समय टोटल भारत में 16 महाजनपद था। उसका डिटेल से हम लोग इस महाजनपद काल में देखेंगे। देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे, जो पिछले क्लास में जो पढ़े थे, वैदिक काल पढ़े थे। ठीक है, वैदिक काल पढ़े थे। वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। तो एक काल को कहा गया था, पहला वाले काल को, ठीक है, इसको कहा गया था ऋग्वैदिक काल, पहले वाले जो काल को। इसके बाद जो काल आता है उसको क्या बोलेंगे, जस्ट क्या आता है, उत्तर वैदिक काल, है ना ये। और इसके बाद जो काल आते हैं उत्तर वैदिक काल के बाद, यही काल आता है, कौन सा काल आता है, महाजनपद काल आता है। और महाजनपद काल के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला जो वंश पढ़ेंगे या मौर्य काल पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मौर्य काल। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऋग्वैदिक काल में आर्य किसी निवास करते थे, किसी निवास करते थे, कबीले में या किसमें निवास करते थे, जन में निवास करते थे। आर्य कबीले में या जन में निवास करते थे, यही है, कबीले में या जन में। और आगे चलकर यही उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है, जन या कबीले क्या बन जाता है, जनपद पढ़े थे ना, ये क्या बनता है, ये जनपद बनता है, यही बन रहा है ना, ये बहुत सारे जन मिलकर जनपद बन गया। फिर यही जनपद आगे चलकर क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, महाजनपद बन जाता है। ठीक है, क्या बनेगा, महाजनपद। और महाजनपद काल में 16 महाजनपद का हमें उल्लेख मिलता है। अब देखिए, बात करेंगे, यही महाजनपद आगे चलकर क्या बनेगा, ये मौर्य काल में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये साम्राज्य बन जाएगा। ठीक है, साम्राज्य बन जाएगा ये मौर्य काल में। जो भारत में प्रथम साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य स्थापित किया था, मैं उसका बात कर रहा हूं। तो ये जो महाजनपद था, इस समय टोटल महाजनपद काल में, हाँ, 16 महाजनपद था। ये महाजनपद की संख्या कितना, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। ठीक है, और इसको भारत का क्या बोलेंगे, इसे भारत का द्वितीय या दूसरा नगरीकरण के काल कहते हैं, के काल कहते हैं। हाँ, भारत का इसको द्वितीय नगरीकरण के काल बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इससे पहले जो भारत में पहला नगरीकरण का काल कहा जाता है, हाँ, किसको बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं। पूरा नगर का विशेष मिला हुआ था। अब भारत में दूसरा नगरीकरण का काल क्या हो जाएगा, ये महाजनपद काल हो जाएगा। और इस 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है, किसमें उल्लेख मिलता है, देखिए आपको बता रहे हैं, जो इसका उल्लेख है, ठीक है, इसका जो उल्लेख किया गया, देखिए, एक तो एक बौद्ध ग्रंथ में किया गया है, उस ग्रंथ का भी नाम बताएंगे, बौद्ध ग्रंथ में। और दूसरा जो उल्लेख किया गया है, इसमें किया गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है कि भाई इस समय में महाजनपद था करके। बौद्ध ग्रंथ का नाम है, इसमें बौद्ध ग्रंथ का, इसमें अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख है। और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र। ठीक है, क्योंकि इसी समय का दो महान
धर्म सुधारक आप लोग नाम जानते होंगे, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी भी महाजनपद काल से ही क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। हाँ, इसी काल से ही संबंधित है। देखिए ये बौद्ध ग्रंथ है जो अंगुत्तर निकाय से मिलता है 16 महाजनपद का, और जैन ग्रंथ का हाँ भगवती सूत्र से। तो इस प्रकार इसका उल्लेख हमें देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, हम लोग महाजनपद काल पढ़ रहे हैं। महाजनपद काल, तो इस समय टोटल कितने महाजनपद था, 16 था। ठीक है, इस 16 महाजनपद का उल्लेख हमें कहां से मिलता है ये, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र से हमें उल्लेख मिलता है। चलो इसमें देखेंगे 16 महाजनपद को हम लोग पूरा मैप के थ्रू ही देखेंगे। आप लोग यदि बनाना चाहते तो बना लीजिए, ऐसे ही मैं भारत का मैप बना रहा हूं यहां पर। इसको बनाओगे ना तो एक पेज में बनाना, ठीक है, छोटा मोटा पेज में मत बनाना, इसको पूरा एक पेज में बनाना। चलो 16 महाजनपद और उसकी राजधानी भी इसमें अटैच करके पढ़ेंगे। इतना ही बनाने की जरूरत है, ठीक है, जितना भी 16 महाजनपद था आपका इसी एरिया में था, तो मैं इतना ही बना रहा हूं। ठीक है, इसी एरिया में है 16 महाजनपद। ये समझ में आया होगा, भारत का मैप है ये। ठीक है, देखिए क्या, चलो उससे पहले ना थोड़ा इस पे देखिए 16 जो महाजनपद था, तो यहां पर आप लोग जानते होंगे कौन सी नदी है ये, कौन सी नदी है ये, सिंधु नदी। और सिंधु नदी सीधा पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, और यहां से देखिए इसका ये वाला क्षेत्र से जो नदी है आप लोग जानते होंगे कौन सी नदी है ये, गंगा नदी है। ठीक है, ये बांग्लादेश में जाकर चली जाती है। और ये वाला क्षेत्र यहीं से क्या मिलेगा आपको, दिल्ली होते हुए कौन सा, यमुना। ठीक है, गंगा यमुना सिंधु। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो ये नदी है सिंधु नदी है, क्या हो जाएगा, सिंधु। और ये है यमुना, यहां पर लिख देते हैं यमुना। और ये है गंगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, यमुना है। ठीक है, इसी में देखेंगे 16 महाजनपद। चलो आपको बताते जा रहे हैं ना, ये भी जानते होंगे भाई ये कौन सा देश है, आप लोग बताइए, पाकिस्तान है ये। ठीक है, ये वाला पाकिस्तान है, इसको यहां पर लिख देते भाई पाकिस्तान है ये। और इसके इस साइड से ऐसा होते हुए कौन सा देश है ये, अफगानिस्तान है ये अफगानिस्तान है ना ये। उड़ रहा है ऐसा ही, चलो ये अफगानिस्तान है ना ये। फिर उसके आगे में ईरान इराक वगैरह मिल जाएगा। यदि हम बात करते हैं 16 जो महाजनपद था उसका लोकेशन कहाँ कहाँ था, ठीक है, तो देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में यहाँ पर एक महाजनपद था। ठीक है, उस महाजनपद का नाम था, ठीक है, ये ठीक है ना, कलर तो यही लगा रहे हैं, यहाँ पर लिखा जा रहा है, देखिए मार्कर में लिख रहे व्हाइट फोर। हाँ वो जो ऊपर वाला है ना,
हम्म। वो ऊपर वाला, वो आगे का है, ये पीछे का। नहीं ये वाला तो कर रहा हूँ मैं आगे का। ठीक है, खरीद लिया। ये उसी को करो ना, उसी के ऊपर वाला। नहीं नहीं, उसको ऊपर। हाँ इसको उसको अब कर दो। अब लिख के देखो ना सर। ठीक है किया तो। चलो आपको इसे बता रहे ना ये। पेन को क्लिक करना सर। देखिए इसके बाद 16 महाजनपद हैं। तो यहाँ पर जो महाजनपद था ये वाला क्षेत्र में जिसका नाम है कौन सा है, देखिए यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में जो महाजनपद का नाम है यहाँ पर था ये वाला, दिखाई दे रहा होगा ये वाला ना। ये महाजनपद का नाम क्या, कंबोज था। कंबोज महाजनपद था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी इसके बाद अलावा एक इसकी सहायक है ना, सिंधु का एक नदी पड़ती है ना इसका सहायक ऐसा करके, झेलम नदी। मैं झेलम की बात कर रहा हूँ। दोनों के दोआब दोआब में एक महाजनपद था जिसका नाम है यहाँ पर ना ये इस जिसको कहा गया गंधार महाजनपद। ठीक है, गंधार महाजनपद था। अब इसके बाद जो ये वाला क्षेत्र में जाते हैं पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, ये पंजाब है, ये यहाँ पर हरियाणा है। ठीक है, लगभग दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र। यहाँ पर था अगला जो महाजनपद, कौन सा महाजनपद, कुरु महाजनपद था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं गंगा और यमुना के दोआब में एक और महाजनपद था यूपी में जिसको कहा गया यहाँ पर। ठीक है, इस महाजनपद का नाम क्या था, हाँ पंचाल था। ठीक है, अब इसके बाद इधर आएंगे ना, एक पंचाल के बाद क्या मिलेगा, देखिए बरेली वर्तमान में जिसको महाजनपद का नाम है महाजनपद का नाम क्या है, मल। हाँ, बरेली वर्तमान में यूपी का क्षेत्र है ये। उसके बाद इसके दक्षिण में आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर मिलेगा ये वाला क्षेत्र में महाजनपद का नाम है कौन सा महाजनपद, कौशल महाजनपद था। ठीक है, फिर इसके क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र में आएंगे तो ये वाला क्षेत्र मिलेगा हमें अगला महाजनपद जिसका नाम था यूपी में ही क्या था, काशी महाजनपद था। मल, कौशल, काशी। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर आएंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा यहाँ पर कौन सा मगध, मगध लिखा ना, ये क्या हो जाएगा, ये लगभग इससे मिलता जुलता ना ये। तो देखिए मगध महाजनपद था ये, मगध। ठीक है, मगध। और मगध के जो ये वाला हिस्सा में यदि बात करते हैं, ये वाला ना इसका जस्ट इसका पूर्वी हिस्सा में यहाँ पर था अंग, ये भी बिहार में था, अंग महाजनपद। ठीक है, मगध और काशी के जस्ट मिलता जुलता इसके उत्तर में था अगला महाजनपद जिसका नाम क्या था, हाँ वेज्जी था, वेज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली। 8 संघों का क्या था, ये गणराज्य था। 8 संघों का गणराज्य था, यहाँ पर राजतंत्र नहीं था, क्या था, गणराज्य था। इस कारण इसको कहा जाता है विश्व का प्रथम गणराज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लगभग अधिकतर महाजनपद को देखा जाए तो ऐसा हम लोग देखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, यूपी राज्य में ही है। ठीक है, अब देखिए इधर से आते हैं, एक कुरु है। ठीक है, कुरु के जस्ट ए वाले क्षेत्र में जाएंगे, दिल्ली से लगा हुआ यूपी का जगह जिसका ये वाला इस महाजनपद का नाम है, यहां पर लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा ये, हाँ सूरसेन महाजनपद, सूरसेन लिखा है।
आधुनिक मथुरा का क्षेत्र, मथुरा दिल्ली का क्षेत्र, ठीक है। सूरसेन, इसके बाद देखिए मैं इसी क्रम में आऊंगा यहाँ पर, तो ये लगभग ये वाला नहीं, ये वाला इस महाजनपद का नाम था चेदी, ठीक है। चेदी महाजनपद, चेदी ना जो राज्य है इसका मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और कुछ छत्तीसगढ़ और कुछ यूपी, ठीक है। इसी चेदी महाजनपद में छत्तीसगढ़ भी आता था। ये चेदी महाजनपद है ना, ये इसमें छत्तीसगढ़ आता था, ठीक है। और इसी समय चेदी महाजनपद के शासनकाल में या महाजनपद के शासनकाल में क्या बोलते थे, छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे, चेदीसगढ़ बोलते थे। क्या बोलते थे, चेदीसगढ़। अब बाद में यही नाम चेंज होगा, क्या बना, चेदीसगढ़ से हाँ छत्तीसगढ़ पड़ा था, चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़। एक तो रीजन इसको मानते हैं, एक और रीजन मानते हैं हम लोग पढ़ते हैं, कलचुरी काल में एक राजा था जिसका नाम क्या था, कल्याण साय। कल्याण साय का एक राजस्व बुक मिला है। उस राजस्व बुक में श्रीनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़, इस आधार पर कितना गढ़ हो जाता है, छत्तीसगढ़, और इसी आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा है। दूसरा प्रमाण ये मिलता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा प्रमाणित कौन है, जो कल्याण साय का राजस्व बुक मिला है ना, वो वाला ज्यादा प्रमाणित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर चेदी महाजनपद था। इसके बाद यहाँ पर ना देखिए काशी के गंगा नदी के वाला क्षेत्र में जो महाजनपद था, ठीक है। यहाँ पर वत्स महाजनपद था, वत्स। यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र में, हाँ राजस्थान के क्षेत्र में जिसका नाम था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इसको, हाँ मत्स्य। आधुनिक राजस्थान जयपुर का क्षेत्र है, जो राजधानी क्षेत्र है, ये इसका महाजनपद था, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसको क्या बोलते हैं, गोदावरी नदी। हाँ, गोदावरी नदी के तट पर एक मात्र महाजनपद था, तो इस महाजनपद का नाम था, क्या नाम था, अस्मक, ठीक है। अच्छा एक महाजनपद बच गया, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक बच गया, ठीक है। कौन सा बचा है, क्या, नहीं, हाँ यहाँ पर एक महाजनपद बचा है जो पश्चिमी एमपी में था, जो मालवा के पठार जानते होंगे, यहाँ पर था। उस महाजनपद का नाम है, उस महाजनपद का नाम क्या है, अवंती, ठीक है। आधुनिक उज्जैन शहर के क्षेत्र को ही अवंती का क्षेत्र के नाम से जाना गया। इस प्रकार ये 16 महाजनपद था महाजनपद काल में, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इस महाजनपद में कुछ विशेषताएं भी था। पहले इसका राजधानी भी पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद विशेषताएं भी देखेंगे। जैसे कि कम्बोज किस लिए फेमस, गंधार किस लिए फेमस था, चेदी महाजनपद किस लिए फेमस था, यहाँ का शासक कौन था। तो मैं इसी में इसका राजधानी बता देता हूं, इसी में क्या बताऊंगा, इसका राजधानी बता देता हूं मैं। चलो इसी में राजधानी बता दें। कम्बोज, सबसे पहले जाएंगे हम लोग कम्बोज महाजनपद, ठीक है। देखिए यहां पर जो 16 महाजनपद है, तो इसका राजधानी था कम्बोज का, दिखाई दे रहे, ये लिखा हाटक, ठीक है। या इसका 2 राजधानी था, या दूसरा कलर में लिखूं, चलो हाटक या राजपुर था, चलो। कम्बोज की राजधानी क्या था, हाटक या राजपुर, ठीक है। गंधार, गंधार क्यों, क्योंकि इसका नाम गंधार क्यों पड़ा, आप लोग महाभारत के एक पात्र का नाम जानते होंगे जिसका नाम क्या था, गंधारी, ठीक है। गंधारी यहीं से बिलोंग करती थी, यहीं का थी, इस कारण इसका नाम क्या, गंधार पड़ा था। लेकिन यदि हम देखते हैं इसका जो राजधानी था, भरत का पुत्र का नाम था तक्ष, हाँ
तक्ष के नाम से इसका राजधानी का नाम क्या पड़ा था? तक्षशिला पड़ा था, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला महाजनपद काल में शिक्षा का केंद्र था और विश्व का प्रथम यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो भारत का नहीं पूरे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। और ये कहाँ है वर्तमान में? ये क्या हो जाएगा? ये पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये तो यमुना नदी है, गंगा नदी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पंचाल, ठीक है, पंचाल महाजनपद नहीं, पंचाल महाजनपद का दो राजधानी मिलता है, एक तो उत्तरी पंचाल का, दूसरा दक्षिणी पंचाल। इसका उत्तर और दक्षिण में दोनों राजधानी था ना ये, जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, उत्तर में इसका राजधानी ये था, ठीक है। हाँ, उत्तर में इसका जो राजधानी था पंचाल का अहिच्छत, और दक्षिण में था इसका राजधानी, देखिए दक्षिण का जो इसका राजधानी था क्या थे? काम्पिल्य। हाँ, काम्पिल्य इसका दक्षिण का राजधानी था। पंचाली का नाम जानते होंगे आप लोग, ठीक है, द्रौपदी का नाम सुने ना, इसी को बोलते पंचाली। ये पंचाली यहीं से थी, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पंचाल। ठीक है, और ये पंचाल जो महाजनपद था किस नदी के द्वार पर स्थित है? गंगा और यमुना के द्वार पर स्थित है। यदि हम बात करते हैं मल महाजनपद, ठीक है, इसका जो राजधानी था, मैं इसको ना यहाँ पर लिख रहा हूं ना, आप लोग कहीं पर जगह थोड़ा कम पड़ रहे हैं, तो मल का जो राजधानी था क्या था? इसकी राजधानी हाँ कुशीनगर। भगवान बुद्ध को यहीं पर क्या हुआ था? निर्वाण प्राप्ति हुआ था। यहीं पर इसका क्या होता है? मृत्यु होता है। ठीक है, यहां पर कौशल, इसका भी दो राजधानी था। देखिए यहां पर एक तो ये मिलता है इसका राजधानी क्या? कौशल की राजधानी क्या? श्रावस्ती, या यहीं पर मिल जाएगा आपको साकेत। ठीक है, या कहीं पर ये अयोध्या भी लिखते हैं, श्रावस्ती साकेत वगैरह इसका राजधानी था। ठीक है, काशी का मैं यहां पर लिख रहा हूं, जगह कम पड़ है तो यहां पर लिख दूं, क्या समझ में आया होगा? ठीक है, काशी नाम सुने होंगे, क्या था इसका राजधानी? क्या था? वाराणसी, ये था इसका राजधानी। ठीक है, वेज्जी, ठीक है, 8 गणराज्यों का संघ था ये। यहां पर राजतंत्र नहीं था, गणतंत्र था। ठीक है, इसको भी बोला जाता है विश्व का प्रथम गणतंत्र वेज्जी था। इसका जो राजधानी था देखिए वेज्जी का, वैशाली। ठीक है, इसके बाद यहां पर चलते हैं, मगध का नाम तो सब लोग जानते हैं, इसका भी दो राजधानी मिलता है, एक राजगिरी मिलता है, या एक और मिल जाएगा, इस चीज का नाम क्या मिलेगा आपको? गिरी, गिरी व्रज। हाँ, इस चीज को बोलते हैं राजगिरी या गिरी व्रज बोलते हैं। ठीक है, अंग, अंग जो महाजनपद था इसका जो राजधानी था क्या था? ये चंपा था। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं यहां पर, इधर से आते ना, ये कुरु छूट गया। हाँ, कुरु का जो राजधानी था, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था आप लोग जानते होंगे किस लिए फेमस है? जो कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, महाभारत में आप लोग हस्तिनापुर का नाम सुने होंगे। ठीक है, हस्तिनापुर का जो प्राचीन नाम मिलता है, इसका बारे में बात कर रहे हैं ना, इंद्रप्रस्थ मिलता है, इंद्रप्रस्थ। हाँ, इंद्रप्रस्थ नहीं, ये मिलता है, ये इसका राजधानी था। या इसी को बोलते हैं आसंदीवत भी बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, ये ज्यादा फेमस नहीं। सूरसेन, दिल्ली का क्षेत्र, इसका जो राजधानी था मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा? ये था भगवान कृष्ण का
मथुरा। एकमात्र महाजनपद जो राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में स्थित था, जिसका नाम है मत्स्य महाजनपद। ठीक है, इसका जो राजधानी था ये था, आधुनिक जयपुर का नाम है, हाँ, विराटनगर। विराटनगर वही क्षेत्र में जयपुर है। ठीक है, हम लोग इसमें आते हैं, अवंती का दो राजधानी मिलता है। ठीक है, एक उत्तरी अवंती, दूसरा क्या हो जाएगा दक्षिणी। उत्तरी का जो राजधानी था देखिए यहाँ पर ये था, ये शहर तो बहुत फेमस है, उज्जैनी का नाम सुनेंगे, उज्जैन, जहां पर महाकाल का बहुत फेमस मंदिर है, ये इसका राजधानी था उत्तर क्षेत्र का। ये हो जाएगा उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैन था। ठीक है, और फिर यहां पर हो जाएगा दक्षिण अवंती का जो राजधानी था, क्या हो जाएगा, ये था माहिष्मती। ठीक है, हाँ, माहिष्मती, जय माहिष्मती, नाम सुने होंगे, जय माहिष्मती। ठीक है, नाम ही काफी है बाहुबली का, वही माहिष्मती है भाई। आपका जो हम लोग बाहुबली देखते ना, वो पिक्चर का आपका कहानी सही नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कहानी नहीं घटा है, वो क्या है, कहानी को क्रिएट किया गया है, कहानी बनाकर पिक्चर बनाया गया है। ठीक है, ये वाला माहिष्मती ओरिजिनल है, बाहुबली का माहिष्मती नहीं, मतलब उसमें जो पात्रा का जो हुआ है ना, जैसे कि इसमें आ रहा है, हाँ, वो भी आया। नहीं नहीं, इसमें बाहुबली में माहिष्मती उसका ना राज्य था, माहिष्मती उसका राज्य था, ये भी क्या है, उसका राज्य क्षेत्र है ना ये, तो ये वाला माहिष्मती नहीं है। ठीक है, वो फिल्म है, घटना नहीं घटा है। हाँ हाँ, इसे मान सकते हैं आप लोग, फिल्म है, घटना नहीं घटा है। ठीक है, आपको ऐसा बाहुबली मिलेगा जो एक साथ कई सेना को मार रहा है, भाई काल्पनिक है ना, उस पर देखे होंगे बाहुबली कितना खतरनाक है, कितना बड़ा पहाड़ को उठा रहा है, ऐसा लगता है कि भाई दुनिया को उठा देगा ऐसा। भाई आदमी कोई मशीन थोड़ी ना है दुनिया को उठाने वाला, जेसीबी वगैरह थोड़ा है। मतलब इस स्थान के नाम से, मतलब उसका नाम महेशमती पड़ा क्या है? नहीं नहीं, हम बनाए नहीं माहिष्मती जगह, माने वो सिर्फ एक काल्पनिक जगह का नाम है। ठीक है, इस चेदी महाजनपद देखिए इसका नाम था, ठीक है, सुक्तिमती या सोथीवती भी बोलते हैं इसको। इसके बाद जो आते हैं वत्स महाजनपद, क्या हो जाएगा ये था, वत्स की राजधानी क्या, कौशाम्बी। ठीक है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। फिर यहां पर एक महाजनपद बच गया, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था, गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इस महाजनपद का राजधानी था, बताइए क्या था, ये था, क्या था, हाँ, पोटन था, पोटन, पोटन भी पोटन। पोटन, पोटन। ठीक है, इस प्रकार ये क्या होता है, 16 महाजनपद और उसकी राजधानी क्या होता है, कंप्लीट होता है। कुछ महाजनपद अपनी कुछ विशेष के लिए फेमस था, उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो गंधार महाजनपद था। ये गंधार महाजनपद, ये वाला जो ना अपने ना शिक्षा के लिए केंद्र था, मतलब तक्षशिला है, यहाँ पर तक्षशिला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गंधार महाजनपद किस लिए प्रसिद्ध, शिक्षा के लिए फेमस था, या तक्षशिला अपनी शिक्षा के लिए फेमस था, इस काल में शिक्षा के लिए फेमस था। हो गया है। और जो एक कंबोज महाजनपद है, देखिए कंबोज जिसकी राजधानी हाटक के राजपुर लिखी, ये ना इस समय अपने ना घोड़े के लिए फेमस था, घोड़े के लिए, घोड़े के लिए प्रसिद्ध था महाजनपद काल में। चलो उसके बाद देखिए आगे जो आगे बढ़ेंगे, जहां पर इस काल में महाजनपद काल में 16 महाजनपद था, इसी काल में ना
भगवान बुद्ध के शासन काल में क्या था, 10 गणराज्य का भी उल्लेख मिलता है। गणराज्य जहां पर राजा का शासन ना हो उसको क्या बोलते हैं, गणराज्य। 10 गणराज्य का उल्लेख है महाजनपद काल में, 10 गणराज्य का उल्लेख है और 10 गणराज्य को आपको पढ़ना है, ठीक है। 10 गणराज्य का उल्लेख है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं ना, दक्षिण में एकमात्र महाजनपद कौन था, अस्मक बताए ना, अस्मक था। और रेगिस्तान में एकमात्र महाजनपद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मत्स्य महाजनपद राजस्थान, ये वाला क्षेत्र रेगिस्तान का क्षेत्र नहीं, अरावली पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी भाग है ये वाला क्षेत्र में था मत्स्य महाजनपद। ये गुजरात में अवंती एक, ये ना एमपी और गुजरात की बॉर्डर, मालवा का पठार देखिए, मालवा का पठार पढ़ते हैं तो ये वाला हिस्सा गुजरात में, ये वाला हिस्सा क्या है एमपी में, कुछ राजस्थान में भी है, ठीक है। चलो इस प्रकार 16 महाजनपद क्या होता है, कंप्लीट होता है महाजनपद काल में। चलो एक बार और बता दीजिए आप लोग 16 महाजनपद, सबसे पहले जो महाजनपद लिखे थे। हाँ चलो मैं ऐसे अब मौखिक पूछ रहा हूँ ना, आप लोग बताना कौन सा महाजनपद शिक्षा के लिए फेमस था, ठीक है। और घोड़े के लिए कम्बोज। हाँ कौन सा महाजनपद जो राजस्थान क्षेत्र या रेगिस्तान क्षेत्र में था, कौन सा महाजनपद जो दक्षिण भारत में था, अस्मक हो जाएगा, ठीक है, अस्मक। वहां महाजनपद को पहचान कीजिए जो 8 राज्यों का संघ था, 8 गणराज्यों का संघ था। वेज्जी, वेज्जी की राजधानी, ठीक है। छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, ठीक है, चेदी महाजनपद, और चेदी महाजनपद का राजधानी सुक्तिमती है ना। ये गंगा और यमुना के दोआब में स्थित महाजनपद क्या हो जाएगा, पंचाल। और पंचाल की राजधानी, कितनी राजधानी लिखे, 2 राजधानी लिखे, उत्तरी, उत्तरी क्या हो जाएगा, अहिच्छाद और दक्षिणी, ठीक है। चलो इधर से बताते हैं, आइए। कंबोज का राजधानी क्या, हाटक, ऐसे लिखना। हाँ कंबोज का क्या हो जाएगा, हाटक, ठीक है। कंबोज के बाद गंधार लिखे, गंधार की राजधानी क्या, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग लिखे थे कुरु, इंद्रप्रस्थ, उसके बाद लिखे पंचाल, ठीक है। फिर जो हम लोग लिखे थे, अगला जो लिखे थे मल, क्या हो जाएगा, पावापुरी, जहां, हाँ सॉरी, पावापुरी और कुशीनगर एक है जहां पर भगवान बुद्ध और महावीर का क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था, ठीक है। उसके बाद कौशल का लिखे 2 राजधानी, कौशल का नहीं है, कौशल का हो जाएगा साकेत और अयोध्या, ठीक है। कौशल का क्या होगा, साकेत और अयोध्या होगा। उसके बाद जो लिखे थे कौशल के बाद काशी, हाँ साकेत और श्रावस्ती। काशी के लिखे क्या लिखे, वाराणसी, यही लिखे। फिर मगध में आते हैं, मगध की राजधानी क्या, 2, राजगिरी और गिरिराज, ठीक है। फिर उसके पूर्व में अंग, अंग का राजधानी चंपा, और मगध के उत्तर में क्या, वेज्जी, 8 राज्यों का संघ, 8 गणराज्यों का संघ जिसका राजधानी क्या, वैशाली। इस प्रकार ये क्या था, आपका महाजनपद था, उसकी राजधानी था। अधिकतर एग्जाम में क्या पूछते हैं इस, हाँ महाजनपद की संख्या पूछते हैं या महाजनपद के राजधानी, कई बार इसको एग्जाम में पूछते रहते हैं, ठीक है। हम लोग जो पढ़ेंगे अगला, जो क्या पढ़ेंगे महाजनपद के बाद, मगध महाजनपद का उत्कर्ष देखेंगे। क्या देखेंगे, मगध, इसके लिए जगह छोड़ना पड़ेगा, किसके लिए, 10 गणराज्य के लिए। आप लोग अपने नोट्स में कहीं पर बनाना ढूंढकर, ठीक है। कैसे करोगे, महाजनपद काल में कौन कौन सा गणराज्य था उसका नाम आप लोग घर में लिखना, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहां पर हो जाएगा मगध महाजनपद, का उत्कर्ष, ठीक है, का उत्कर्ष। चलो, मगध महाजनपद का
उत्कर्ष। ठीक है, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया था यहाँ पर 16 महाजनपद था। ठीक है, क्या कारण है कि 16 महाजनपद में मगध महाजनपद सबसे अधिक मतलब आगे निकल जाता है। और हम लोग भारत में भी पढ़ते हैं, जितने भी महान शासक हुए सभी कहाँ से शासन किया है, मगध से शासन किया है। चंद्रगुप्त का नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक का नाम सुने होंगे, समुद्रगुप्त का नाम सुने होंगे, ये सभी कहाँ से शासन किया है, मगध से। ठीक है, तो मगध महाजनपद ने क्या किया था, इस धीरे धीरे 16 महाजनपद को जीत गया था। और यही क्या होता है, शक्ति के रूप में उभर कर सामने में आता है। इसी को पढ़ेंगे हम लोग, क्या, मगध महाजनपद का उत्कर्ष। ठीक है, 16 महाजनपद में मगध महाजनपद किस प्रकार ये आगे बढ़ा था, बाकी महाजनपद को पछाड़ कर। उत्कर्ष, उत्कर्ष के क्या पढ़ेंगे, उत्कर्ष के कारण पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या कारण है कि जो 16 महाजनपद में मगध सबसे आगे निकलता है। ठीक है, पहला, मगध राज्य में अपार लोहा का भंडार। ऐसा पहला कर दे क्या, यहां पर पहला पहला क्रम डालेंगे, मगध राज्य में अपार ठीक है, अपार लोहा भंडार। चलो बात करते हैं, यदि लगभग कुछ इस प्रकार है। ठीक है, वर्तमान में बिहार का क्षेत्र ये वाला नहीं, ये बिहार का क्षेत्र, और इसके दक्षिण में बिहार के दक्षिण में कौन सा छोटा सा राज्य है, झारखंड। ठीक है, झारखंड अभी भी अपने कोयला प्रोडक्शन और लोहा प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। 16 महाजनपद में स्टार्टिंग में एकमात्र महाजनपद था जहां पर ना लोहे का अपार भंडार था। कौन सा महाजनपद में, मगध में। बाकी महाजनपद में लोहा का भंडार नहीं था। तो इस महाजनपद के लोग ने क्या किया, इस लोहा से अस्त्र और शस्त्र का निर्माण किया। इसके अलावा अनेक प्रकार का औजार का निर्माण किया, और इस जंगली क्षेत्र को क्या किया, सफाई किया, और कृषि योग्य भूमि में इसने क्या किया, तब्दील कर दिया। इस कारण आर्थिक रूप से इस महाजनपद क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है, और दूसरा महाजनपद को ऐसा मौका नहीं मिलता। ठीक है, इस कारण ये महाजनपद क्या होता है, उत्कर्ष होता है। बाकी अदर महाजनपद की अपेक्षा यहाँ पर अधिक क्या होता है, आर्थिक रूप से विकास होता है। लोहा का अपार भंडार था ये। इसका दक्षिण क्षेत्र लोहा वाला क्षेत्र है, तो इसको यहां से क्या मिला, लोहा मिला, और लोहा मिला तो इसने क्या बनवाया, अस्त्र और शस्त्र बनाया। और इस अस्त्र शस्त्र के माध्यम से ही जो बाकी पड़ोसी महाजनपद था उसको किसने क्या किया था, जीता। हाँ, जीत लिया। ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरा हो जाएगा मगध गंगा सोन और गंडक के दोआब में होना। ठीक है, मगध, गंगा, सोन और गंडक के दोआब में होना। चलो, हम लोग जब नदी पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से सोन नदी निकलती है, और इधर से भारत के प्रमुख नदी कौन सा है, गंगा नदी। नहीं, आप लोग जानते होंगे गंगा नदी कुछ इस प्रकार ऐसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस नदी का एक सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ के ये वाला हिस्सा से निकलकर ऐसा होते हुए कहाँ चली जाती है, गंगा नदी में। और मगध यहीं पर है, कहाँ पर है ये आपका, मगध ये वाला क्षेत्र। और ऊपर से ये वाला क्षेत्र नेपाल क्षेत्र से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, गंडक। मतलब ये जो मगध है नदियों के दोआब में स्थित है। दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच में स्थित क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं, दोआब। ऐसा क्षेत्र ना उत्पादन की दृष्टि से क्या होता है, बड़ा उपजाऊ होता है, क्योंकि नदी के माध्यम से क्या होता है, नदी के माध्यम से बाढ़ से क्या आता है, जलोढ़ मिट्टी आता है।
ठीक है। ये वाला क्षेत्र क्या होता है, उपजाऊ होता है। तो ये वाला क्षेत्र आपका जो भाई मगध, गंगा, सोन और गंडक के दोआब में स्थित है। इस कारण इस क्षेत्र में क्या हुआ, मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी आया और ये वाला क्षेत्र कृषि की दृष्टि से क्या हो गया, संपन्न हो गया। ऐसा मौका अदर महाजनपद को नहीं मिला था। ठीक है, इस कारण इस महाजनपद का क्या होता है, उत्कर्ष होता है, दोआब में स्थित है। तीसरा देखिए, मगध क्षेत्र में हाथियों का होना, हाथियों का, मगध के जंगल में हाथियों का होना। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, मगध क्षेत्र के जंगल में हाथियों का होना। यदि हम भारत में देखते हैं तो भारत का वहाँ कौन कौन सा राज्य है जहां पर हाथियों की जनसंख्या अधिक है। जो हाथी की जो बड़ी जनसंख्या में मिलता है ना, छोटा नागपुर का पठार में है। अपने जो ना छोटा नागपुर का पठार भारत में देखा जाए तो अपने हाथी के लिए क्या है, बहुत फेमस है। छोटा नागपुर का पठार वर्तमान में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ तक बिहार क्षेत्र तक ही फैला हुआ है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र हाथी के लिए बहुत फेमस है। जहां इस 16 महाजनपद में जहां भी युद्ध होता था, वो सब महाजनपद वाले घोड़ा से युद्ध लड़ते थे। ठीक है, तो मगध महाजनपद ऐसा था जिसने घोड़ा तो रखते थे साथ में, पहली बार किसका प्रयोग करता है, हाथियों का। एक हाथी कम से कम 40-50 सेना के बराबर होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, युद्ध लड़ने के लिए हाथी का प्रयोग किया था और इसी हाथी के दम पर बहुत सारे महाजनपद को इसने क्या किया, जीतकर अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, इस कारण इसको क्या मिलता है, फायदा मिलता है। ठीक है, हाथियों का होना। तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए, यहाँ जो चौथा हो जाए, महत्वाकांक्षी शासक, यहाँ का मगध के महत्वाकांक्षी शासक। मगध में जितना भी शासक हुए, खास करके जो बिंबिसार वगैरह है, अजातशत्रु है, उदयन है, वो सभी शासक क्या था, महत्वाकांक्षी था, इच्छा शक्ति था उसको साम्राज्य को जीतने का। ठीक है, एक व्यक्ति में ना क्या होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। यदि आपके मन में कोई इच्छा नहीं है कुछ भी करने का, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे पीएससी और किसका तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हाँ, व्यापम का या टीचर भर्ती का तैयारी कर रहे हो, यदि आपके मन में कोई इच्छा शक्ति नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। मन में क्या होना चाहिए, इच्छा शक्ति। यहाँ के जो शासक थे उसमें क्या था, इच्छा शक्ति था कि साम्राज्य को हमें क्या करना, विस्तार करना है। तो यहाँ के जो अधिकतर शासक हुए योग्य थे और महत्वाकांक्षी थे। इस कारण ये वाला राजवंश या महाजनपद क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे पांचवा, गंगा नदी से अंतरराष्ट्रीय व्यापार। मगध का समृद्धि। यहां पर लिखा है गंगा नदी से अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से मगध का क्या होता है, समृद्धि हुआ। हाँ, अब कैसे समृद्ध हुआ, गंगा नदी से अंतरराष्ट्रीय व्यापार, गंगा नदी से अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यहां पर के कारण लिखना ना, के कारण मगध का समृद्धि। चलो, अभी मैं आपको बताया जो मगध राज्य है, ठीक है, यहाँ पर गंगा नदी है। तो पहले क्या होता था, गंगा नदी का जल किस में जाता है, ऐसा होते हुए बंगाल की खाड़ी होती है, किस में गिर जाता है, इसमें बंगाल की खाड़ी में। इस गंगा नदी के माध्यम से इस समय
अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता था। अंतरराष्ट्रीय मतलब इधर का जो देश है, जैसे कि बर्मा वगैरह है, चीन वगैरह है, ठीक है, इससे व्यापार होता था। किसके माध्यम से? गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी किससे जुड़ा हुआ है? समुद्र से, और समुद्र इधर जो विभिन्न देश है ना, ये इससे व्यापार होता था। इस कारण इसमें क्या आया? समृद्धि आया। अन्य महाजनपद को ऐसा मौका नहीं मिला था। ठीक है, फिर लास्ट में लिखेंगे हम लोग छठवां, धार्मिक शासकों का धार्मिक सहिष्णुता या धार्मिक सहिष्णु। शासकों का ऐसे लिखिए, 1 मिनट इसको थोड़ा, शासकों का धार्मिक सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता एक शब्द मिलता है, हम लोग कहीं पर भी ये शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा धार्मिक सहिष्णुता, मतलब ये होता है कि शासक को एक धार्मिक रूप से सहिष्णु होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक राजा ना सभी धर्म को लेकर एक साथ चले, उसको बोलते हैं धार्मिक सहिष्णु शासक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो शासक थे ना, यहाँ पर जो शासक थे ये क्या थे? अधिकतर आर्य नहीं थे, मतलब जो ये वाले क्षेत्र के शासक थे आर्य नहीं थे। जहां पर ना आर्य शासक होते थे वो ना ब्राह्मण धर्म को ही ज्यादा बढ़ावा देते थे। तो ऐसे में शूद्र लोग क्या हो जाते थे? क्योंकि शूद्र का मानना था कि भाई हम तो ब्राह्मण धर्म के नहीं थे, निराश हो जाते थे। ऐसे में जगह जगह पर क्या होते थे? विद्रोह होते थे। तो विद्रोह होने से राजा का शक्ति विद्रोह को दबाने में ही क्या हो जाता था? कमजोर हो जाता था। यहाँ के जो शासक थे अधिकतर न धार्मिक रूप से सहिष्णु था, उसने ब्राह्मण प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया था महाजनपद काल में। ठीक है, सभी को एक समान समझा, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, सभी को समान रूप से समझा था। ठीक है, इस कारण ये वाला क्षेत्र में क्या होता है? क्या आता है? आर्थिक रूप से संपन्नता आता है, मतलब यहाँ के लोग मिलजुल कर ही कार्य करते थे। ठीक है, ये हो जाएगा मगध महाजनपद का क्या होता है? उत्कर्ष। चलो इसके बाद देखिए, हो गया इतना। थोड़ा सा और पढ़ेंगे 10 मिनट। ठीक है, मगध में शासन करने वाले राजवंश। जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़े थे तो ये पढ़े थे कि भाई मगध का उल्लेख कौन सा वेद में सबसे पहली बार मिलता है? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मगध का सबसे पहले उल्लेख ना अथर्व वेद में है। किसमें है? अथर्व वेद में, ऋग्वेद में नहीं है। क्यों ऋग्वेद में नहीं है बताइए? क्योंकि आर्य का प्रसार ऋग्वेद काल में मगध तक नहीं हुआ था, बाद में होता है, उत्तर वैदिक काल में होता है। उत्तर वैदिक काल में 3 रचना हुआ था, 3 वेद का, उसी से मिलता नहीं। मगध का प्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? अथर्व वेद। नहीं, देखिए सबसे पहले यहां का राजवंश था कौन सा वंश? बृहद्रथ वंश। ठीक है, इसका जो हमें जानकारी मिलता है, मगध में शासन करने वाला जो राजवंश ना, इसका जानकारी हमें 2 साक्ष्य है ना। ये जानकारी कहाँ से मिलेगा? तो 2 साक्ष्य मिलता है। कहाँ कहाँ से? बृहद्रथ वंश। बताइए, बृहद्रथ का कहीं पर आप लोग नाम सुने होंगे कि नहीं सुने हो? नहीं सुने हो? महाभारत में नाम नहीं सुने हो? ठीक है, इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? ये जो मिलता है, हाँ, महाभारत से मिलता है बृहद्रथ वंश का। ठीक है, और एक जो मिलेगा हमें पुराणों से मिलता है। बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक था कौन था? बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक था यही था। कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ नाम से ही शासक बना, यही इसका क्या हो जाएगा? संस्थापक था। तो मैं इसको अलग से लिख दूं क्या? देखिए, बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक था वो ना क्या था?
विद्रथ था ये। ठीक है। इसके बाद जो, इसकी मृत्यु के बाद इसका जो अगला शासक बनते हैं उसका नाम था, क्या हो जाएगा, ये था, नहीं नहीं, मैं अभी इसी वंश के बारे में बता रहा हूं थोड़ा सा भी। क्या नाम सुने होंगे, जरासंध। ठीक है, जरासंध। बताइए कौन था जरासंध। महाभारत पढ़िए या महाभारत देखिए। चलो देखिए, जरासंध। आप लोग ना महाभारत देखोगे, ठीक है, तो इसमें ना जरासंध का हत्या कौन करता है, भीम ने इसका हत्या करके इस वंश को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। भीम ने इसकी, ये कौरव पांडव था ना, उसी में से है सभी। ठीक है, ये भी ना पांडव की, कौरव की ओर से लड़ा था। हाँ, राक्षस वगैरह थी। मतलब द्रौपदी की जगह तुम गए कौन वाला जगह, हाँ, मतलब द्रौपदी के जगह, मतलब मतलब द्रौपदी बन के गया तो वही वाला जगह से। ये ना महाभारत का करेक्टर था। ठीक है, हाँ हाँ, पति के जगह में गई थी वो वाला जगह। मतलब गया द्रौपदी बनकर वही वाला। अब मुझे इतने बारे में डिटेल पता नहीं है। ठीक है, ठीक है, भीम ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, भीम ने इसकी हत्या किया। ठीक है, भीम ने इसका क्या कर दिया, हत्या कर दिया। देखिए उसके बाद, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, महाभारत और पुराणों के अनुसार भारत में जो, कहाँ, हाँ, मगध में शासन करने वाले प्रथम राजवंश क्या हो जाएगा, विदरथ वंश को माना जाता है, जिसका संस्थापक क्या था, विदरथ था। ठीक है, उसका पुत्र का नाम था, और जरासंध की हत्या किसने कर दी, किसने कर दी, भीम ने कर दी। अब देखिए, यदि वास्तविक वंश देखा जाए तो इस काल में ठीक है, देखिए इसका, ये हो गया, दिखाई दे रहे, क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। ठीक है, हम लोग भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हर्यक वंश। इसका टाइम पीरियड लिखना आप लोग, 544 ईसा पूर्व से क्या हो जाएगा ये, 412 ईसा पूर्व। ठीक है, 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इसने क्या किया, शासन किया, हर्यक वंश। ये सभी ईसा पूर्व है ना, ये ईसा पूर्व। देखिए इस वंश का जो प्रथम शासक था, जिसका नाम मिलता है, हमें क्या मिलता है, बिंबिसार। क्या, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। कहां से शासन कर रहा है ये, मगध से। ठीक है, जब ये शासन करता है तो ये अपना राजधानी बनाता है, किसको बनाएंगे, हाँ, इसका जो हर्यक वंश का प्रारंभिक या स्टार्टिंग का जो राजधानी था, क्या हो जाएगा ये, हाँ, राजगिरी। ठीक है, इसका राजधानी था राजगिरी। और कई जगह पर इसका अन्य नाम भी मिलता है बिंबिसार का, जैसे कि अनेक ग्रंथ में इसका अन्य नाम भी मिलता है। अनेक ग्रंथ में क्या नाम मिलता है, जैसे कि एक में लिखा है कि बिंबिसार का नाम क्या,
क्या लिखा है, एक में लिखा है क्षेत्रज। ठीक है, ये जो उल्लेख मिलता है क्षेत्रज का, ये मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण जानते होंगे, मत्स्य पुराण में इसका नाम क्षेत्रज मिलता है। किसका, बिंबिसार का। और इस पे लिखा गया है 80,000 गांव का ये स्वामी था। कौन, हाँ, बिंबिसार 80,000 गांव का स्वामी था। और एक और नाम मिलता है इसका, देखिए इसका एक और नाम मिलता है, जिसका नाम क्या था, श्रोणिक। ठीक है, ये ना जो नाम मिलता है जैन ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, श्रोणिक जैन ग्रंथ में मिलता है। जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो उसको कहा जाता है, हाँ, श्रोणिक। जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो उसको कहा जाता है, श्रोणिक कहते हैं। तो इस प्रकार इसका दो अन्य नाम मिलता है बिंबिसार का। ठीक है, तो इसने क्या किया था, साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीति अपनाया था। ठीक है, साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीति अपनाया। ये देखिए, साम्राज्य विस्तार की नीति। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बिंबिसार। इसका जो साम्राज्य विस्तार का नीति है, 3 नीति अपनाया था। ठीक है, देखिए एक मिनट, एक को कहा गया, इसका पहला नीति, इसको पढ़ेंगे ना, अभी डील करेंगे। विवाह की नीति, एक इसका नीति था विवाह की नीति। और जो दूसरा इसका नीति था मित्र का नीति। और तीसरा जो इसका नीति था क्या हो जाएगा, युद्ध का नीति हो जाएगा। तीसरा जो नीति था युद्ध का नीति। तो इस प्रकार इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए 3 नीति अपनाई। एक एक करके इसके बारे में डील करेंगे। यदि वास्तविकता में देखा जाए हर्याक वंश का प्रथम राजवंश कौन है प्राचीन भारत में, तो क्या, सॉरी, हर्याक वंश बोलते, महाजनपद काल का प्रथम राजवंश है कौन है, तो क्या हो जाएगा, हर्याक वंश को ही मानते हैं। और हर्याक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, बिंबिसार। अब बिंबिसार राजधानी किसको बना रहे हैं, राजगिरी, मतलब मगध का राजधानी था ये। ठीक है, देखिए इसका साम्राज्य विस्तार की नीति एक एक करके डील करते हैं ना ये। तो पहला क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ रहे बिंबिसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिंबिसार ही पढ़ रहे हैं। तो इसका जो पहला नीति हो जाएगा, पहला जिसको कहा गया विवाह का नीति अपनाया था ये। ठीक है, बिंबिसार ने विवाह का नीति अपनाया। ऐसा कहा जाता है, एक इसका बौद्ध ग्रंथ नहीं, एक बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है कि बिंबिसार ने 500 शादियां किया था। कितना, 500। हाँ, शादी करने में ही आपका 3-3 दिन में 1500 दिन तो ऐसे समाप्त हो गया। ठीक है, और चौथा करके ना वो 4-4 दिन हो जाएगा, मतलब 2000 वर्ष तो ऐसे हो गया इसका। 5-6 साल बेचारा शासन कब करेंगे। एक बौद्ध ग्रंथ है महावग। ठीक है, महावग ग्रंथ के अनुसार, ये बौद्ध ग्रंथ ना के अनुसार 500 शादी किया। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि विश्व में कोई ऐसा कोई राजा या कोई प्राणी नहीं रहा होगा भगवान कृष्ण को छोड़कर इतना शादी करने वाले। ठीक है, ऐसा लगता है इसके जो सभी जो पत्नी थी ना, ये सभी ने इसको सूख दिया था, इस कारण बेचारा शादी करता गया। ये तो सभी एक ही शादी में क्या हो जाता है, राइट, समाप्त, टाटा बाय बाय, दूसरे का मौका भी नहीं आएगा। ठीक है, 500 शादी के, बताइए, ये थोड़ा ज्यादा अतिशयोक्ति लगता है ना ये।
बच्चा सा हम्म। कितना होता होगा ये बात। भाई तो इसके भी प्रूफ नहीं। महावग ग्रंथ के अनुसार इसने क्या किया, एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें लिखा है कि इसने क्या किया, काल्पनिक हो गया। काल्पनिक हो गया। ये बताइए भगवान कृष्ण का कितना पत्नी था? और उसका तो 360 उसमें। 16,108। हाँ, 16,100। तो आपको क्या लगता है कि क्या उसका वास्तविकता में 16,108 पत्नी था? सर, अभी उतना सारा वाइफ मतलब रहेंगे तब हाँ तो फिर भाई 16,108 उसका तो तो वाकिफ भगवान से मतलब हम्म, लेना पड़ जाएगा। भाई हम लोग भी इसको कहाँ से पढ़ते हैं, जो पुराण वगैरह उससे पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण का 16,108 रानियां थी और पत्नी थी। तो आपको ये सही लगता है कि काल्पनिक लगता है? जब उसको आप उसको इसको काल्पनिक मान सकते हो ना 500 को, तो इसको भी काल्पनिक मानिए। सर, ठीक है। वैसे में मतलब हाँ नियम के विरुद्ध है 16,000 से ज्यादा मतलब 1 या 2 का तो अलग बात है, पर उतना तो ज्यादा तो तो अब भाई कोई लोग ऐसे तर्क देंगे कि ये भगवान है तो इतना पत्नी रख सकता है, ये मानव है तो इतना नहीं रख सकते। नहीं माना तो वो ठीक है, बट हम लोग मानेंगे। चलो ठीक है, ये इसका कितना पत्नी है? 500 शादियां। विवाह की नीति देखिए, इसका विवाह करने का नीति क्या था भाई? इसने 500 शादी इसलिए किया था, कुछ राजवंश ऐसा था जिसका सिर्फ इकलौती पुत्री होती थी, ठीक है। शादी कर लिया, वो वाला क्षेत्र किसको मिल गया दहेज में? बिंबिसार। हाँ, बिंबिसार को। देखिए जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं ना, जो राजा विवाह करते हैं उसका ना कुछ राजनीतिक उद्देश्य होता है, उसका एक कुछ ना कुछ कूटनीतिक चाल होता है। उसी ही कारण क्या करते हैं, वो शादी करते हैं। बड़े बड़े राजघराने में शादी करना, ठीक है। अपने दुश्मन से भी शादी करते, अपने जो दुश्मन के घर होते हैं वहां भी शादी करते। देखिए इसका प्रमुख विवाह कौन कौन सा था? 3 विवाह पढ़ेंगे, ठीक है। प्रमुख विवाह, कौशला देवी, इससे विवाह किया था ये, ठीक है। कौशला देवी नहीं, कौन थी कौशला देवी? तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, कौशल नरेश हाँ, नहीं नहीं, बहन थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी कौशला देवी, या इसी इसको बोलते हैं महाकौशला देवी भी बोलते हैं, एक ही मतलब है। अब देखिए इसके बारे में, जब ये शादी किया तो इसको दहेज में क्या मिला, क्या मिलेगा? थोड़ा इसका लोकेशन देखिए, ठीक है। यहाँ पर मगध है, ठीक है। मगध के उत्तर में क्या है, वेज्जी है, ठीक है। और जब इस क्षेत्र में जाएंगे मगध के वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा हमें, काशी लिखे है, ठीक है। और काशी के वाला क्षेत्र में क्या है आपका, क्या था? कौशल था, यही है ना ये। कौशल के अधीन में ना ये काशी था, मतलब कौशल के अधीन में क्या था, काशी था। तो इसने क्या किया भाई, जो प्रसेनजीत ने अपनी बहन के टिकावन में ये काशी को टिक दिया। किसमें टिक दिया? काशी को टिकावन में टिक दिया। ले भाई ये तोरे ही रख, ठीक है। तो इसको दहेज स्वरूप में क्या मिल गया, काशी मिल गया। किसको मिल गया, किसको मिल गया? बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी मिल गया। अब जहां इसके पास एक राज्य था, एक महाजनपद था, कितने महाजनपद हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो विवाह करता है, दहेज देने की प्रथा तो प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं, ठीक है। अभी के लोग फालतू में बदनाम हैं। जो दूसरा विवाह करते हैं, छोटा छोटा देते, लाख 2 लाख। क्या बोली? पहले तो बड़ा बड़ा तो खाने देते। दूसरा जो इसका विवाह हुआ था चेलना से, ठीक है। हाँ चेलना, ये था वेज्जी, वेज्जी नरेश, ऐसे लिखेंगे वेज्जी नरेश, वेज्जी नरेश छेटक का बहन थी, बहन।
ठीक है। वज्जी नरेश चेटक की बहन, चेटक का बहन या चेटक की बहन थी। अब देखिए यहाँ पर इसको उत्तर में, मगध के उत्तर में क्या है यहाँ पर विज्जी, तो इसको कुछ क्षेत्र भी मिला था ना, ये जब शादी किया तो ये वाला क्षेत्र मिला था। और तीसरा जो इसका विवाह हुआ था तो यहाँ पर लिख लीजिए खेमा, ये भी इसका पत्नी था खेमा। तो इस प्रकार इसका 3 फेमस खेमा, या इसको कहीं पर छेमा भी लिखते हैं ना, ये छेमा। भद्रकुल की रानी थी ये, भद्रकुल की रानी, ठीक है। ये हो गया आपका विवाह की नीति के अंतर्गत। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें लिखना, हाँ मित्र की नीति लिखेंगे। दूसरा जो इसका नीति था मित्र की नीति, ठीक है। जहां हम लोग पढ़े थे कि भाई जो राज्य है यहाँ पर, ये मगध राज्य है यहाँ पर है, ठीक है। ये जो है वेज्जी है, और ये है काशी है, और ये वाला जो क्या है कौशल है, यहाँ पर लिखे भी है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र में देखिए जब बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था, ये वाला में अवंती था, ठीक है। तो अवंती के बारे में क्या होता है, यहाँ का एक राजा था अवंती का, ठीक है। अवंती का राजा था जिसका नाम था चंद्रप्रदोत, ठीक है, चंद्रप्रदोत। एक गंभीर रूप से एक बीमारी से क्या था, ये ग्रसित था गंभीर रूप से, ठीक है। ऐसा स्थिति पर पहुंच गया था, इसका ना मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा था। तो इसने क्या किया, जब इसको पता चलता है कि भाई यहाँ के शासक बीमार है, तो बिंबिसार ने क्या किया, अपने राजवेद को ना इसके दरबार में भेज देते इसके इलाज के लिए। किसके इलाज के लिए, चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए। इसका जो बिंबिसार का राजवेद का नाम है जीवक, जीवक को भेजते हैं, जीवक को। और इस व्यक्ति को ना पीलिया हुआ था, क्या हुआ था, पीलिया, जानते होंगे आप लोग पीलिया, ठीक है, शरीर का पीला पीला होना, या ज्वाइंटिस बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। इस बीमारी से क्या था, एक ग्रसित था। जीवक जाते हैं और 2-3 महीना रहकर इसका इलाज करते हैं, और धीरे धीरे इसकी स्थिति में क्या होता है, सुधार आता है, और ये क्या हो जाता है, फिर पहले जैसे जो जैसे था वैसे फिर से ये हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। तो इस प्रकार पहले दोनों के बीच में ना, बिंबिसार और चंद्रप्रदोत के बीच में 36 का आंकड़ा हुआ करता था। अब इस बीमारी का इसका इलाज हो गया तो दोनों के बीच में क्या होगा, दोस्ती हो गया। इस प्रकार दोनों के बीच में क्या हो जाता है, दोस्ती हो गया। इसी को बोलते हैं मित्र की नीति के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग लिखे में ऐसे बोल देता हूं ना। ये बिंबिसार ने अपने राजवेद क्या नाम है, हाँ राजवेद, जीवक को अवंती नरेश के इलाज के लिए, अवंती नरेश फिर नाम लिख लीजिए, अवंती नरेश, चंद्रप्रदोत लिखना, चंद्रप्रदोत, हाँ चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए भेजा। ठीक है, इसका बीमारी के नाम भी लिखे, पीलिया बीमारी था और धीरे धीरे क्या हो गया, ठीक हो गया। इस प्रकार इसका क्या बन जाता है, ये दोस्त या मित्र बन गया। ठीक है, और इसके बाद मित्र की नीति क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तीसरा नीति क्या होगा बताइए, तीसरा नीति क्या है इसका, युद्ध का नीति। पहले महाजनपद में क्या हुआ करता था, ऐसे ही कोई युद्ध नहीं करते। आप बताइए, आप कहीं पर रहते हो, आप अपने पड़ोसी के ऊपर फालतू से जाकर अटैक नहीं कर पाओगे, है ना। ये भाई कोई रूल या कोई नियम रहता अपने समाज का, अपने पड़ोसी के घर में जाकर उसको आप मार पीट नहीं सकते। जब तक आपको पड़ोसी वगैरह समर्थन नहीं करेंगे तब तक नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए इसने देखा कि भाई अब यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहाँ पर कौन सा है, मगध के, ये वाला पूर्व में क्या है, अंग। ठीक है,
इसने देखा कि भाई वेज्जी तो मेरा ससुराल है, इधर तो मेरा ससुर लोग रहता है, वेज्जी का जो राजा वगैरह है, ठीक है, ये पड़ोसी मेरा दोस्त बन गया है। और जो कौशल का जो प्रसेनजीत है मेरा ससुर है, ठीक है, और कासिम मेरे को दहेज मिल गया है। और हाँ, कासिम मुझे दहेज में मिल गया है। और यहाँ पर जो अवंती के शासक है जिसका नाम क्या है चंद्र प्रदोत, ये भी मेरा दोस्त बन गया है। अब यहाँ पर मैं हमला करूंगा, मैं यहाँ पर हमला करूंगा अंग में, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और यहाँ तक सैन्य सहायता भी करेंगे, ठीक है। तो इसने क्या करता है, अपना अगला शिकार किसको करता है, अंग। अंग में इसने क्या किया, अपना पहला हमला करता है। यहाँ के शासक था जिसका नाम था जिसका नाम था ब्रह्मदेव, हाँ, ब्रह्मदेव या भट्टी यहाँ के शासक था। इसको बुरी तरह से पराजित करते हैं और इसको भागने में यहाँ से मजबूर कर देते हैं, और अंग को जीतकर मगध में क्या कर लेता है, ये विलय कर देता है, ठीक है। युद्ध की नीति में क्या लिखेंगे, पहला आक्रमण अंग पर किया, हाँ, पहला आक्रमण अंग पर किया, और यहाँ के शासक ब्रह्मदेव यहाँ से भाग गए, या भट्टी, ब्रह्मदेव या भट्टी, ठीक है, यहां से भाग गए। ब्रह्मदेव या भट्टी भाग गए, ठीक है। इस प्रकार इसको कितने महाजनपद मिल गए, पहला दहेज में क्या मिल गया, काशी मिला हुआ है, ठीक है, मगध के अंतर्गत काशी आ गया। दूसरा में क्या आ गया, अंग आ गया, ठीक है। अंग को इसने क्या कर लिया, जीत लिया। और जीतने के बाद ना यहाँ के उपराजा अपने पुत्र, इसका पुत्र का नाम क्या था, अजात शत्रु को यहाँ का उपराजा बना देते हैं, ठीक है। इसका धर्म भी लिखेंगे, क्या, बिंबिसार कौन से धर्म को मानते थे, देखिए, पहले ना जैन को मानते थे, ठीक है, जैन धर्म को मानते थे। बाद में इसने कौन से धर्म को मानना स्टार्ट किया, बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म के पोषक थे, बौद्ध धर्म के पोषक लिखेंगे, बौद्ध धर्म को मानते थे। भगवान गौतम बुद्ध इसके समकालीन थे, किसके समकालीन थे, हाँ, बिंबिसार के समकालीन थे। अब बता रहे कैसे समकालीन थे, ठीक है। भगवान गौतम बुद्ध किसका समकालीन था, बिंबिसार। अब देखिए, जब बिंबिसार के इसका राजधानी क्या है, राजगीर, ठीक है। गौतम बुद्ध ना अपने उपदेश देने के लिए राजगिरी आया था, ठीक है, कहाँ आया था, राजगिरी। तो भाई जब आते हैं तो गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर इसने कौन सा धर्म अपना लिया, कौन सा, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और राजगिरी में गौतम बुद्ध को एक ना विहार बता रहे आपको, एक जगह था, उद्यान था, वेणु सॉरी ऐसे हो जाएगा, क्या लिखेंगे उसको, वेणु वन विहार, ऐसा लिखेंगे, नहीं, वेणु वन विहार। तो इसने क्या किया, इसके पास बहुत बड़ा एक बहुत फेमस विहार था, उसको ना गौतम बुद्ध को दे देता है दान में। उस विहार का नाम क्या, वेणु वन विहार। इसको भी लिखेंगे, बिंबिसार ने बुद्ध को, हाँ, बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को वेणुवन विहार दान में दिया, ठीक है, वेणुवन विहार दान में दिया। ये राजगिरी में है। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को वेणुवन, यहां पर लिखा है वेणुवन विहार को दान में दिया, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार ये बौद्ध धर्म को मानते थे। अब देखिए इसका हत्या किसने किया, ठीक है, हाँ, इसका हत्या कौन किया, इसका पुत्र का नाम क्या, अभी बताया था ना, अंग का उपराजा किसको बनाया था, अजात शत्रु को। इसका हत्या, इसके पुत्र, हत्या जिसका नाम है क्या कर दिया, इसके अजात शत्रु ये करता है, इसका पुत्र था ये, इसका हत्या कर दिया और स्वयं शासक बन गया, ठीक है, स्वयं शासक बन गया। बताइए, अपने पिता का हत्या करके बेचारा शासक बन रहा है।
इस कारण देखिए अजात शत्रु के लिए बौद्ध ग्रंथ में एक शब्द मिलता है, क्योंकि इसको बोला गया पितृहंता। हाँ, इसको बोला गया अजात शत्रु को गौतम बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता कहा गया है। ठीक है, अजात शत्रु को क्या बोला गया? पितृहंता। जैसे ही अजात शत्रु बनेगा, अपने शासनकाल में शासन करेंगे, उसके बाद इसका पुत्र आएगा, इसका पुत्र का नाम क्या मिलेगा? उदयन। उदयन क्या करेंगे? किसका हत्या करेंगे? हाँ, अब इसका हत्या करेंगे। भैया आपने क्या सिखाया अपने बच्चे को? स्वयं हत्या करके शासक बने, तो ये भी क्या करेंगे? उसी को तो देख रहे हैं ना, ये भी क्या करता है? उदयन अजात शत्रु का हत्या करके स्वयं शासक बन जाते हैं। इसी कारण ओवरऑल यदि हम लोग देखते हैं हर्यक वंश को, हाँ, पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? हाँ, पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। तो एक चीज और याद रखना, यहाँ पर अजातशत्रु को क्या बोलते हैं? पितृहंता बोलते हैं बौद्ध ग्रंथ में। ठीक है, बाकी आज का क्लास हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। कल हम लोग देखेंगे आगे का जो चैप्टर कहां से स्टार्ट करेंगे? अजातशत्रु से। ठीक है, यदि आप लोग YouTube में वीडियो वगैरह देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, हमें भी लगना चाहिए कि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हो, तो इससे क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है।